कहते हैं जब एक डायन किसी के पीछे पड़ जाती है तो वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे पूरी तरह बर्बाद ना कर दे या फिर उसकी जान ना ले ले। लगभग 70 साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनगढ़। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती युवक, जीशु। पिछले कई दिनों से जीशु को कोई काम नहीं मिला था। घर में पैसे खत्म हो चुके थे, माँ की दवाइयाँ रुक गई थी और पेट की आग हर दिन बढ़ती जा रही थी। इसी मजबूरी में वो काम की तलाश में अपने गांव से बहुत दूर निकल पड़ा। वो सर्दियों की घनी धुंध भरी शाम थी। सूरज डूबे बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर इतना कोहरा था कि 5 फीट दूर की चीज़ भी साफ नहीं दिख रही थी। पथरीले घुमावदार पहाड़ी रास्तों में आरव रास्ता भटक चुका था। हवा में सन्नाटा था और हर सांस में डर। तभी उसे दूर एक विशाल पीपल का पेड़ दिखा। उस पेड़ के नीचे एक आकृति बैठी थी, कोहरे में आधी छुपी हुई। जीशु के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उस भयानक सन्नाटे में किसी इंसान को देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वो धीरे धीरे पास गया। वहां एक साधु बैठा था, सफेद दाढ़ी, लाल सी आंखें और हाथ में जलती हुई चिलम। चारों ओर ठंड थी, लेकिन उस साधु को जैसे ठंड छू भी नहीं रही थी। कहाँ भटक रहा है बेटा? ये रास्ता लोगों को निगल जाता है। मैं सोनगढ़ से हूँ बाबा। काम की तलाश में निकला था, पर रास्ता भटक गया। चारों ओर बस कोहरा और अंधेरा है। साधु ने जीशु को अपनी जलती आंखों से घूरा। ऐसा लगा जैसे वो उसकी आत्मा तक देख रहा हो। पहाड़ों में सूरज डूबने के बाद बाहर निकलना मौत को बुलाना होता है। ये जो नहर के पास पतली पगडंडी है, उसे पकड़कर चलो। आगे एक गांव मिलेगा, और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना। जीशु को बाबा की बातें बहुत अजीब लगी। इतनी भयानक ठंड में भी बाबा के शरीर पर केवल एक पतला सा कपड़ा था, लेकिन उन्हें जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। ठंड लग रही है ना बेटा? ये ले, 2 कश लगा। जीशु पहले से ही बहुत डरा हुआ था। इस समय बाबा की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से उसने बाबा की चिलम ली और 2 गहरे कश खींचे। धुएं ने उसके दिमाग को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सिर झुकाकर चिलम पीने में लग गए। जीशु कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप बाबा द्वारा बताए रास्ते पर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के घने जंगल से जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें उसके दिल की धड़कन तेज कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। कौन है? इतनी सुनसान जगह पर मेरे पीछे कौन चल रहा है? बाबा ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। तभी उसने अपना नाम सुना, जीशु। जो कुछ देर पहले पीपल के पेड़ के नीचे से आई थी। जीशु, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया? डर के मारे जीशु पीछे मुड़ गया और उसके ठीक पीछे वही बाबा खड़े थे। जीशु की रूह कांप उठी। इतनी दूर, इतनी जल्दी ये बाबा कैसे आ गए? आओ बेटा, मैं तुम्हें रास्ता पार करवा देता हूं। डर लग रहा था ना? नहीं बाबा, बस मुझे कहीं रात काटनी है। बाबा की आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। इस रास्ते से दाईं ओर मुड़ जाना। आगे एक जंगल आएगा, उसके पार एक बूढ़ी औरत रहती है। वो किसी भरोसेमंद आदमी को अपने बंगले की मरम्मत के लिए ढूंढ रही है। पैसे अच्छे मिलेंगे। ये सुनकर जीशु की आंखों में चमक आ गई, लेकिन पर उसकी कुछ शर्तें हैं। घर के किसी सामान को हाथ मत लगाना, उससे कोई सवाल मत करना, और कभी भी उस बूढ़ी औरत के पीछे मत जाना। जीशु ने जल्दी से कहा, मुझे बस काम मिल जाए, उस बूढ़ी औरत से मेरा कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, लेकिन इतनी रात में वहां जाना सही होगा क्या? तुम जाओ, वो वृद्धा रात में सोती नहीं है। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा। जीशु को बाबा और उनकी बातें
अब और भी अधिक रहस्यमय लग रही थी। लेकिन सामने उसका न तो कहीं रात बिताने का सहारा था और न ही काम का कोई ठिकाना। काम की लालच में वो बाबा द्वारा बताए गए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद जीशु को दूर एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखा। बंगला इतना जर्जर और वीरान था कि देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता हो। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? मिस्त्री की जरूरत है। मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। ठीक है, मुझे ज्यादा सवाल करने वाले पसंद नहीं। बातों में नहीं, काम में ध्यान दो। जी समझ गया। और पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। तुम जितना चाहोगे उससे 2 गुना ज्यादा। इतना कहकर वो उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले गई। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अनोखी सी डरावनी चीजें थीं। जगह जगह छोटे छोटे शीशे लगे थे और उनके साथ काले कपड़े से बनी कई गुड़ियां रखी थीं। गुड़ियों की आंखों में लाल रंग चमक रहा था जो उन्हें बेहद भयानक बना रहा था। ये घर क्यों इतना अजीब लग रहा है? इतनी डरावनी गुड़ियां, लाल आंखों वाली। यीशु ने सोचा, लेकिन तभी उसे बुढ़िया की चेतावनी याद आ गई। उसे किसी भी तरह के सवाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। बुढ़िया ने उसे एक कमरा दिखाया जहां वो रात गुजार सकता था और अगले दिन काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे तो मेहनत का फल मिलेगा। और हाँ, चारों ओर दीवार भी बनानी है। यीशु खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया। दिन भर बिना थके काम करता रहा। बूढ़ी औरत उसे मजदूरी देती और दोनों समय अच्छा खाना खिलाती। यीशु दिन रात मेहनत मजदूरी करता, लगन से, बिना एक भी शब्द चू करे। उसे काम करते हुए 1 सप्ताह पूरे हो चुके थे। बुढ़िया उसे दुगने पैसे देती है और कहती है, ले तेरा हिसाब। सोंगर गांव के धौलपुर से आया है ना? हाँ, ढोलपुर से ही आया हूँ। लेकिन आप कैसे जानती हैं? कह दिया था ना, कोई सवाल नहीं। इंग्री। जीशु डर गया, फौरन माफी मांगी और चुपचाप काम में लग गया। सुन, मेरा एक काम कर। तेरे गांव में एक आदमी रहता है। बोलन जानता है उसे? नहीं, जानता नहीं हूँ, लेकिन उसका गांव में बड़ा दुकान है। नाम तो सुना है। वो मेरा दूर का रिश्ता है। उस तक कुछ सामान पहुंचाना है। तुझे इसके बदले थोड़े पैसे और दूंगी। जीशु 1 हफ्ते का काम करके अच्छा पैसा जमा कर चुका था। थोड़े और पैसे मिलने की लालच में वो खुशी खुशी गुड़िया का सामान पड़ोस के गांव तक पहुंचाने को तैयार हो गया। गुड़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। जीशु पोटली लेकर बलौन सिंह के घर पहुंच गया। जी, क्या आप ही बोलैंड सिंह हैं? ये सामान किसी जानने वाले ने आपके लिए भेजा है। बोलैंड सिंह एक मजबूत, रौबदार व्यक्ति थे। उनकी आंखें तेज और सतर्क थीं। उन्होंने पोटली को गौर से देखा। कहाँ से आए हो? किसने भेजा है ये? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं 7 कोस दूर काम करने गया था। वहां एक बूढ़ी औरत मिली। उसी ने ये आपको देने को कहा। बोलैंड सिंह ने धीरे धीरे पोटली खोली और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ कांपने लगे। उन्होंने पोटली को झट से बंद किया और आरव के हाथों में थमा दी। इसे तुरंत वहीं वापस ले जाकर दे जहां से लाई हो। ये मेरा नहीं है, और अगर आज के बाद तू यहाँ दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलैंड सिंह के चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उसने मौत को सामने खड़ा देख लिया हो। जीसू घबराकर पोटली लेकर अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी सोना को सब कुछ बता दिया। इतनी दूर से पोटली लाए हो और वो बूढ़ा लेने से मना कर रहा है। छोड़िए ना, जो भी है रख लेते हैं। नहीं सोना, जो हमारा नहीं वो मिट्टी के बराबर है। कल ही इसे वापस कर दूंगा। लेकिन सोना के मन में एक अजीब उत्सुकता जाग चुकी थी। रात को जीसू के सो जाने के बाद
उसने चुपके से पोटली खोल दी। और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें थे मानव बालों के गुच्छे, सूखी हड्डियां, अजीब तावीज और एक काली गुड़िया जिसके माथे पर लाल सिंदूर लगा। हे भगवान, ये तो जादू टोने का सामान है। डर से पसीने में भीगी सोना पोटली को तुरंत बंद कर देती है। अगली सुबह वो जीशु को जगाती है। सुनिए जी, ये पोटली उसी बूढ़ी औरत को तुरंत वापस दे आइए और वहाँ एक पल भी मत रुकना। तुमने पोटली खोली थी क्या? नहीं, कुछ नहीं देखा। जीशु पोटली लेकर घर से निकला ही था कि अरे रे, बहुत बुरी मौत हुई है बोलंद काका और उनकी पत्नी की। कमरा अंदर से बंद था, फिर भी दोनों फांसी पर लटके मिले। शरीर ऐसे मरोड़े हुए थे जैसे कोई कपड़े की गुड़िया मोड़ दे। जीशु को बिजली का झटका लगा। उसे याद आया बोलंद सिंह का डरा हुआ चेहरा और पोटली। मैंने ही तो ये पोटली दी थी और आज सुबह उनकी मौत। गांव वालों की बात सुनकर जीशु डर गया और बुढ़िया के घर की ओर उसका सच जानने के लिए भागा। वो बंगले के पास जाकर पहुंचा। जीशु अब उस बूढ़ी औरत का सच जानना चाहता था। डर के बावजूद वो बंगले का ताला तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। कमरे में पुरानी काली गुड़ियों के साथ 3 नई काली गुड़ियां छत से लटकी हुई थी और उनमें से एक गुड़िया के कपड़े बिल्कुल उसकी पत्नी सोना जैसे थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कांपते पैरों से जीशु बंगले से बाहर भागा और सड़क की ओर आ गया। भाई, क्या पता है ये बूढ़ी औरत कब लौटेगी? तू पागल है क्या? यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से ताला लटका है इस बंगले पर और ये भूत बंगला है। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरे दादा कहते थे ये किसी डायन का बंगला था। वो यहाँ तरह तरह के टोने टोटके करती थी। एक तांत्रिक ने उसकी चोटी काटकर उसे जला दिया, लेकिन कहते हैं आज भी वो रात में भटकती है और उस तांत्रिक को ढूंढती है। वो तांत्रिक अब कहाँ है? किसी दूर गांव में जाकर बस गया, अब कोई नहीं जानता। राहगीर चला गया और आरव सब समझ चुका था। बोलन सिंह ही वो तांत्रिक था जिसे ये डायन ढूंढ रही थी और पोटली उसी को मारने का जादुई सामान था। डर से कांपते हुए जीशु ने पोटली उठाई और जंगल में फेंक दी। फिर भागकर अपने गांव लौटा। घर का दरवाजा खोला तो उसकी दुनिया टूट गई। सोना बोलन सिंह की तरह फंदे से लटकी हुई थी। उसका शरीर कपड़े की गुड़िया की तरह मरोड़ा हुआ था। मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर मैं उस बूढ़ी के पास न गया होता। आधी रात रोते रोते जीशु की आंख लग गई। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। चर बाहर पेड़ की ओट से काले कपड़ों में वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चल रही थीं। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, अब तुम्हारी बारी है। जीशु ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कुछ ही दूर पेड़ की ओट में काले कपड़ों में लिपटी वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा छाया में था और आंखें लाल जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। जीशु को वहीं पोटली अपने दरवाजे के बाहर पड़ी दिखती है। उसे देखकर वो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो पोटली तो वो जंगल में फेंक आया था ताकि दोबारा कोई उसे न देख सके। क्योंकि जिन लोगों ने भी उस पोटली को खोल कर देखा था वे जिंदा नहीं बचे थे। जीशु ने उसी पोटली के कारण अपनी पत्नी को खोया था। वो समझ जाता है कि गांव में दोबारा कोई हादसा
या किसी की मौत होने वाली है। वो पोटली को छूता नहीं है और अंदर जाकर सो जाता है। पोटली वहीं पड़ी रहती है। जब एक राहगीर वहां से गुजरता है तो वो उस पोटली को देखता है। किसी के घर के बाहर पड़ी देखकर वो सोचता है कि जरूर इसमें कीमती सामान होगी और उसे उठा कर ले जाता है। सुबह जब जिशु काम पर जाने के लिए निकलता है तब उसे पता चलता है कि गांव में किसी की मौत हो गई है। अरे भाई, ये आजकल गांव में क्या हो रहा है? हर घर में मौत हो रही है, वो भी ऐसी भयानक मौत। शरीर पूरी तरह मुड़ा हुआ, हड्डियां टूटी हुई। आखिर ये मौतें हो कैसे रही हैं? इतनी डरावनी, इतनी अमानवीय। इन सब के पीछे किसका हाथ है? क्योंकि ये मौतें साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है हमारे गांव को किसी की नज़र लग गई है। चाहे इसके पीछे जो भी हो, अब हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। हमें अपने परिवारजनों के साथ रहना होगा और सावधानी बरतनी होगी। कोई भी चीज़ जो अजीब लगे उसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। सबको मिलकर सतर्क रहना होगा और रात बेरात घर से बाहर निकलना बंद करना होगा। ऐसे ही हम बच सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उसकी पत्नी की हुई थी। तब जिशु सब कुछ समझ जाता है। जब मैं सुबह उठा तब वो पोटली मेरे घर के बाहर नहीं थी। इसका मतलब जिसकी मौत हुई है उसने उस पोटली को खोलकर देख लिया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जिशु सोचते हुए काम पर चला जाता है, लेकिन पूरे दिन उसका मन काम में नहीं लगता। शाम को घर आने के बाद वो अपनी पत्नी की याद में दुखी बैठा होता है। तभी उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो उसे फिर से वही पोटली अपने घर के बाहर पड़ी मिलती है। इस बार जिशु फूट फूट कर रोने लगता है। वो समझ जाता है कि मौत का ये खेल पूरे गांव को निगल लेगा। वो खुद को कोसते हुए रोता है कि उसकी एक गलती की वजह से गांव में मौत का आतंक शुरू हो गया है और अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे मार दो, पर इन बेगुनाह गांव वालों को क्यों मार रही हो? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब मेरी पत्नी नहीं रही तो मैं अकेले रहकर क्या करूँ? मुझे मार दो, पर इन्हें छोड़ो। जीसू समझ चुका था वो इस डायन के अंतहीन प्रतिशोध के चक्र में फंस चुका है। अब इससे कोई बचाव नहीं था। उसे मालूम था अगली सुबह किसी और गांव से एक और रहस्यमयी मौत की खबर आएगी और उसके बाद उसके दरवाजे पर फिर वही पोटली रखी मिलेगी। डायन ने अब जीसू को अपना नया मोहरा बना लिया था। एक ऐसा मोहरा जो उसके बदले को पूरा करने के लिए मजबूर था, क्योंकि जो एक बार इस रास्ते पर आ जाए उसे छोड़ने वाली वो डायन नहीं होती।